ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? आप ही बोलिए। सुधांशु जी, आप ही शुरू करें। बोलिए आप। मुझे लगता है कि हम सब लोग राजनीतिक दलों से हैं, तो सबसे पहले शुरुआत विनोद जी करें पत्रकार के रूप में। मैं ही कर लेता हूँ। फिर हम लोग राजनीतिक दल बाद में बोलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है गुजरात के बाद। और डबल इंजन जिसको हम कहते हैं, जो भाजपा की भाषा में, मोदी जी और योगी जी दोनों उत्तर प्रदेश से आते रहे। तो इसलिए जब चुनाव हो रहे थे तो हम सब लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के लिए कोई चुनौती है ही नहीं। हालांकि बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लगा कि चुनौती है, लेकिन इतना नीचे चली जाएगी भाजपा, 33 सीट पे आ जाएगी, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे भी लग रहा था शायद 45-50 सीट, 55 सीट तक तो बीजेपी रहेगी, लेकिन 33 सीट का जो है मुझे लगता है बहुत। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये मीमांसा तो भाजपा में हो ही रही है, पार्टी के अंदर रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा ये ठीक नहीं है कि खाली योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार है। मुझे लगता है इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार है, जिनका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए। जी देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली, परंतु आज भी यदि आप देखें तो मत प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी। हमें 42% मत मिले, जो कि पूर्व में हमें नहीं मिला करते थे। हाँ, सीटें हमें अपेक्षित नहीं मिली हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा विविधतापूर्ण राज्य है कि यदि ये राज्य की बजाय देश होता तो दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो इसमें अपेक्षित परिणाम न मिलने का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब व्यापक विश्लेषण करने के बाद समीक्षा हो। पार्टी वो कर रही है, जैसा आपने कहा, किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 1 या 2 कारणों के आधार के ऊपर इसका निर्धारण नहीं हो सकता। पार्टी यह कार्य कर रही है और व्यवस्थित ढंग से हम इस विषय के ऊपर निर्णय लेकर आगे अपनी रणनीति तय करें। बोलिए आप बोलिए। मेरा मानना है कि जो चुनाव में विपक्षी को जो आंशिक सफलता मिली है, उसमें ढेर सारे कारण इकट्ठे किए गए हैं। जो नैरेटिव सेट करके, नैरेटिव एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत आसानी से उसे काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें बहुत कारण है। चुनाव आयोग भी का भी एक कारण है कि नैरेटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, क्योंकि सरकार उस समय नहीं होती है, फर्जी वीडियो जो भी वर्ग हैं। बहुत ऐसे कारण रहे हैं कि जिसे किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये व्यापक, जिस तरीके से हमारे साथी ने कहा, एक व्यापक चर्चा हुआ, व्यापक उसके लिए हम लोग मतलब बातचीत जारी हो रही है कि उसके अनुसार जो जो कमियां हैं उसे दूर किया जाता। किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि चुनाव है, विषय है, एक लंबा प्रदेश है, उसमें कई कारण इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा है। आगे उसका मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हो गई। वो जनता की बात नहीं करती है, उसे अपने सत्ता में कैसे बने रहना है, कैसे जाति धर्म की राजनीति करनी, इसमें वो व्यस्त रही। अगर जनता की बात करती, जनता के मुद्दों पे बात करती, जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसकी केयर ही नहीं की। हम लोग लगातार उठाते रहे कि भाई जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, जनता जूझ रही है, लेकिन उनको इसकी चिंता ही नहीं। हमने कहा पर्चा लीक हो रहा है, उसकी भी उनको चिंता नहीं थी। भाई इनके आपस में जो जिस तरह का अधिकारी हावी हो गए, इनके ही एक विधायक जी कह रहे थे भैया हमें उनके पैर छूने पड़ते हैं अधिकारियों के काम लेने के लिए। जब विधायक को अधिकारी के पैर छूने पड़ेंगे, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, पूरा भ्रष्टाचार जमीन से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, तो आप कहां से जीतेंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इससे जनता से दूर चली गई और असली मुद्दों पे नहीं है, इसलिए उसको हार का मुंह देखना पड़ा। मेरा आपसे बिल्कुल सही बात आपने कही कि जनता के मुद्दों से दूर होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जनता के मुद्दे जो थे, पुराने मुद्दे आपके चलते आए, लेकिन जो है जनता के मुद्दे सामने नहीं आए।
एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जब 2014 हो गया, 2019 हो गया, 2017 भी हो गया, बीच में 2022 भी हुआ, तो इसमें जो है लगातार एक जो है स्टोरी बनाई गई कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा गया। जब जीते, लगातार आप जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत जीती है, लेकिन हमेशा कहा गया है कि मोदी जी जीत गए। आज जब आपका वोट परसेंटेज कम हुआ है, आज जब आपका वो सीटें कम आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कमी आई है वो भी मोदी जी के सर पे आनी चाहिए ना। जब जीत का श्रेय आप ले रहे हैं, आप जब जीत का पूरा कह रहे हैं कि हमारी वजह से जीते हैं, तो हार का भी जो कमी आई है उसका भी आपके सर पे जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस पूरे चुनाव को दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि देश के अंदर विविधताओं भरा ये देश है और चुनाव संभावनाओं का खेल हुआ करता है। और जब कोई भी सरकार एक लंबे समय तक राज या शासन में रहती है तो उससे उम्मीदें भी बहुत रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रांतों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वहाँ पर 10 वर्ष लगभग ये सरकार रही और जैसा हमने देखा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है और इसके साथ साथ जनता की अपेक्षाएं भी बहुत थी। किसानों को अपेक्षाएं थी, नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान थे उनको अपेक्षाएं थी, महिलाओं को भी अपेक्षाएं थी। ऐसी तमाम तरह की अपेक्षाओं पर ये सही है कि वो खरी नहीं उतरी, पर ये मान लेना कि केवल एक ही व्यक्ति के कारण ये चुनाव हार गई या सीटें कम आई, ये मैं अनुचित समझता हूं। इसको व्यापक ढंग से समझने की आवश्यकता है। देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि जब हम चुनाव को देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि मोदी जी की वजह से विषय डाउन हुआ, तो कोई कह रहा है योगी जी के विषय। मैं तो कह रहा हूं पहले इस चुनाव का वास्तविक विश्लेषण करिए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं था। आज बताइए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हम तीसरी बार सरकार बना के भी ये माना जा रहा है कि हमें वांछित सफलता नहीं मिली और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच करने वालों को माना जा रहा है कि उन्हें सफलता मिली। अब आप पूरे देश को देखिए, हमने उड़ीसा में सरकार बनाई पहली बार अपने दम पर, और हमारे कांग्रेस के मित्र भूल ही गए कि नवीन पटनायक से पहले वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था गिरधर गोमांग। उन्होंने मान लिया कि वो तो गया। पश्चिम बंगाल में हमें उतनी सफलता नहीं मिली, मगर लेफ्ट और कांग्रेस साफ, वो भूल ही गए कि हमारा कभी यहां पे सरकार भी हुआ करती थी लेफ्ट की 2011 से पहले। अरुणाचल, त्रिपुरा, असम में 2-2 बार हम जीत के आए। अब दक्षिण भारत का विषय आपको ध्यान होगा, बहुत था चुनाव से पहले कांग्रेस करी थी, दक्षिण भारत में भाजपा नहीं। आज दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा सीट भी हमारी, कांग्रेस से ज्यादा वोट भी हमारा। और आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 9.3% वोट मिला और इतनी प्रसन्नता है, बड़ा कमाल कर दिया। तमिलनाडु में भाजपा को 11.5% वोट मिला है, कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। तो मोदी जी के नेतृत्व में एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग के बचपन में, आप लोगों को ध्यान होगा, कांग्रेस एक नारा देती थी, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। आज 21वीं सदी में वो नारा हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने दिखाया कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। और संजय जी ने जो बात कही, एक लाइन उसमें कहना चाहूंगा, नैरेटिव होता है, विपक्ष का प्रयास था भ्रम और भय, हमारा था विकास और विश्वास। क्योंकि ये भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब किसी 7 समुंदर पार बैठे धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस का नाम ले रहा हूं, जिसने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। तो मानी हुई बात। और ये भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव है, किसी विदेश के अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशियन गवर्नमेंट ने बाकायदा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो वो किस स्तर पे हुआ होगा, ये मैं दर्शकों के विवेक। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज इसमें ऐड करना, सरकार तो आपकी, सुधांशु जी, जो विदेशी हस्तक्षेप की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार आपकी बन गई है। क्या इस विदेशी हस्तक्षेप की आप जांच कराएंगे? और जांच करा के जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, अगर ऐसा है तो सरकार जांच कराए और जांच कराने के बाद कार्रवाई करे जो विदेशी हस्तक्षेप के साथ काम, जिन्होंने काम किया है। और सुरोस पर भी एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार। बिल्कुल, आप सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, गंभीर मुद्दा चाहिए, बहुत गंभीर। नहीं, विषय की गंभीरता इतनी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, करना चाहूंगा अनुराग जी, हाँ बोलिए कि देखिए, जब जो शासन में होता है वो ये जरूर, जब इंदिरा गांधी थी तो हर चीज पे कहती थी कि इसमें विदेशी हाथ है। जब भी कुछ भी हो, पड़ोसी देश का हाथ है,
विदेशियों का हाथ है। तो ये एक इस तरह से इसको हल्के से हटाया नहीं जा सकता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस देश के अंदर कुछ बड़े समाज उन लोगों का वोट खिसका, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खिसका, और कुछ भारतीय जनता पार्टी का ये जो 400 पार का जो नारा था इनको बहुत भारी पड़ा। इसमें इनको अंदर एक ऐसा लगा कि कुछ ये ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के संविधान में परिवर्तन लाएगा। और मैं दलित शोषित समाज के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चलाया गया कि मायावती जी इस पूरे चुनाव से बाहर है। उसके बावजूद भी लगभग 10% उनको वोट मिला उत्तर प्रदेश में। उनको अभी भी औसतन 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख वोट हर पार्लियामेंट्री सीट पे मिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये चुनाव संभावनाओं का खेल है, विदेशी हाथ में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आंतरिक तौर पर जब सरकार कुछ मोर्चे पे विफल होती है तो लोगों का गुस्सा आता है और वो चुनाव में देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा विदेशी हाथ है। विदेशी हाथ का तो देखो सरकार आपकी है, आप पता लगा के बता दीजिएगा। विदेशी हाथ तो हमें नहीं पता था कि नहीं था, लेकिन देशी जनता का हाथ जरूर था आपको हराने में, क्योंकि उन्होंने आपको हराया है। उन्होंने वोट आपके खिलाफ इसलिए दिया है क्योंकि आपने उनके मुद्दों पे ना जाके, जैसे आपने धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, तो आपने धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, आपने अयोध्या को लेकर हाईलाइट करने की कोशिश की। प्रभु राम तो सबके थे, कण-कण में थे, तो वो अयोध्या में भी आप हारे। आप क्यों हारे अयोध्या में? क्योंकि आप अयोध्या में बात तो कर रहे हो प्रभु राम की, लेकिन उनके आचरण को और उनके आचरण को आप नहीं अपना रहे। उनके आचरण को आप अपनाते, जैसे अभी हमारे बगल में आपके सहयोगी दल हैं, यही कह रहे हैं अगर बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? भाई आप किसी व्यक्ति पे, आप किसी का घर गिरा दोगे और फिर जब उनसे आप वोट लेते हो तो कहते हो आप हाथ जोड़ते हो, वोट दे दो मुझे, तब तो वोट वैध होता है। लेकिन वोट मिलने के बाद अब जब आपकी सरकार बन गई तो आप उनको अवैध बताने लगे कि अवैध हो गए इनकी कॉलोनी। तो वो जो मुद्दे थे जनता के, वो मुद्दों ने जनता की विश्वास को आप जीत नहीं पाए। जनता के साथ जितना आपने झूठ बोला, आपने कहा हम आएंगे तो अच्छे दिन ले आएंगे, हम आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी, हम आएंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा, तो ये जो आपने झूठा वादा किया उसकी सजा आपको मिली है। बजाय इधर उधर की बात करने से अच्छा है हमारे साथी जो आपके गठबंधन के साथी हैं ये अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे। ये बताएंगे आप, ये अच्छी तरह बताएंगे अभी, क्योंकि जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने से फिर भी मैं बीजेपी से कहूंगा अभी भी मुद्दों पर बात कीजिए। आप मुद्दों पे बात नहीं करते हो, आप विदेशी ताकत है, तो आपने सही बोला, पकड़ के जेल में डाल दीजिए।